Electronic devices. Weightage approximately 7 marks. 7 नंबर 7 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, इसलिए क्योंकि इसको कंबाइन करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ तो 12 नंबर 12। एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, इनमें से कई बच्चे जो इंजीनियरिंग में हैं आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेंगे तो उनको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जब वो लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसका पुराना नाम था सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। 2008 के बाद बदल के इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कहां पर? सिलेबस में तो हो गया, किताब में नहीं हुआ। किताब में क्या नाम है इसका देखो, ठीक है। तो इसलिए कई लोग इसको सेमीकंडक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा कई बार हो गया मेरे साथ, मैंने पढ़ा दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरा, अब बच्चा आके मेरे से पूछ रहा है सर सेमीकंडक्टर कब पढ़ाओगे? हालांकि उसने सेमीकंडक्टर पढ़ा, इसके अंदर सेमीकंडक्टर आएगा। तो कंफ्यूज मत रहना, यही है, यही वो चैप्टर है जो डिफरेंट है किससे, एडवांस के सिलेबस में नहीं। पहले कभी हुआ करता था, ऐसे वर्मा में है क्योंकि पहले कभी एडवांस के सिलेबस में हुआ करता था। कब होता था? 1992 में होता था। तो ऐसे वर्मा में भी मौजूद है, चलिए वहां से भी तुम इसकी डिटेल को लिंक कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वर्ड आ रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन से लिंक्ड है। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं किसी को? हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद के ऊपर एनर्जी खर्च नहीं करते। सबसे ज्यादा जरूरत है खुद को कंट्रोल करने की। हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फायदे। हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके रेडियो बनाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके टीवी बनाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके टेलीफोन बनाना चाहते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फायदा उठाना चाहते हैं इसको कंट्रोल करके। तो वो जो ब्रांच जिसमें इसको कंट्रोल करना सिखाया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लिखोगे सिंपल सी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की, इट इज एन आर्ट, एक कला है। It is an art of controlling motion of an electron. It is an art of controlling motion of an electron for welfare of human being, for welfare of human being. अब इसके लिए हमें क्या क्या जानकारी जुटानी होगी? अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तभी तो कंट्रोल करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? कितने तरीके तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के? सबसे पुराना तरीका थर्मियोनिक एमिशन, मेटल को गर्म करो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दो। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर फील्ड एमिशन, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ इलेक्ट्रॉन फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करके निकल जाएगा। और फिर चौथा
secondary emission. Subheading methods of obtaining electrons. एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो सबसे पहले तो क्या चाहिए? बच्चे चाहिए। अब फर्स्ट पहला इसमें नाम लिख दोगे, थर्मियोनिक एमिशन, सबसे पुरानी टाइप थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड फील्ड एमिशन। फोर्थ सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर निकलता है कि जब ये जाकर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसको एनर्जी इंपार्ट करता है, दे देता है, उसको भी निकाल देता है ऑर्बिट से। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी एमिशन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को निकाल। अब मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, कंट्रोल करना है, तो कहां पर कंट्रोल करें? जगह, जिस जगह हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मान लो तुम्हें क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए और फिर दर्शक भी चाहिए, नहीं तो खेलने का मजा नहीं आएगा। तो हमें तय करना है, मान लो हमें खिलाड़ी मिल गए, तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां दर्शक भी हो और मैदान सही हो, जहां खेलना है, फील्ड। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां पर कंट्रोल करें तो बेटर होगा? तो इतिहास में अगर जाए, हिस्ट्री में, तो हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे वैक्यूम या एयर में। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को कहां पर कंट्रोल करना सीखा? वैक्यूम या एयर। कैसे? पहले चलती थी वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स। बाद में क्या है? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स चलती थी उसमें ऐसा था कि कांच के ट्यूब या वाल्व हुआ करते थे, बल्ब जैसे। 2 इलेक्ट्रोड होती थी। सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस जो था उसमें 2 इलेक्ट्रोड थी। एक होती थी सेमी सिलिंड्रिकल कैथोड, एक होती थी फ्लैट एनोड। इसको जब गर्म करते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करती थी। वो इलेक्ट्रॉन इस सेमी सिलिंड्रिकल शेप के फोकसिंग इफेक्ट के कारण निकलकर एनोड की तरफ जाते थे। जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती थी वो एनोड तक पहुंच जाते थे, एनोड को कर देते थे नेगेटिव। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड हो जाती थी पॉजिटिव। एक्सटर्नल सर्किट में जब हम कैथोड को एनोड से जोड़ते थे, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था और उसके कारण एक करंट फ्लो हो जाता था। तो इसको हम बोलते थे 2 इलेक्ट्रोड होने की वजह से डायोड वाल्व। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल किया थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का क्या मतलब? नो एयर या प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक। वैक्यूम अलग अलग ऑर्डर का होता है। वैक्यूम मींस प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक। परफेक्ट वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर। वैक्यूम का मतलब प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक। तो तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, ये आर्टिकल तुमने 9-10 में कभी पढ़ा होगा, तो वहां क्या करते थे? कांच के ट्यूब में वैक्यूम पंप लगाकर एयर खींच के बाहर फेंकते थे। अलग अलग ऑर्डर का वैक्यूम क्रिएट करते थे, जिसको नापते थे mm ऑफ Hg कॉलम में। बैरोमीटर होता है ना, Hg कॉलम। तो अभी ये डायोड वाल्व हमने बनाया। इसमें एक ड्रॉबैक सामने आया, कंट्रोल तो कर रहे थे, पर कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा एनर्जी नहीं थी वो एनोड तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में रुक जाते। रास्ते में रुककर वो जो रीजन बनाते हैं वो स्पेस चार्ज कंट्रोल रीजन होते हैं। रास्ते में रुककर इकट्ठे हो जाते थे, ग्रुप बन जाता था। अब जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कहीं भीड़ लग जाती है तो 10 लोग और अगर उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो उसमें से 2-3 लोग और जुड़ जाते हैं भीड़ में, बाकी अपने रास्ते जाते हैं। तो यहां पर भी और जो इलेक्ट्रॉन आते थे वो यहीं रुक जाते थे रिपल्शन के फोर्स की वजह से। हम चाहते थे कंट्रोल थोड़ा बेटर हो, यहाँ भीड़ इकट्ठी ना।
तो हमने एक और इलेक्ट्रोड लगा दी बीच में, दो तो ये थी कैथोड है, एनोड, बीच में एक और इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उसका नाम रखा ग्रिड। ग्रिड का काम क्या था? कंट्रोल को बैटर करना। कैसे कंट्रोल बैटर कर रहे थे ग्रिड? ग्रिड को हमने कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, ग्रिड को बनाया जालीनुमा, बीच में जगह छेद, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर आ रहा है इधर पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से, ग्रिड खींच रही है इसको, पर ग्रिड रोकेगी नहीं, खींच तो रही है, रोकेगी नहीं, वो बीच में से निकल कर फिर आगे एनोड तक जाए, तो कंट्रोल थोड़ा बेटर हो गया। जैसे यहां से तुमको छोड़ते हैं कि भाई ओपन सेशन है, वहां पहुंचना है, तो सारे बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते, कुछ बीच में से निकल जाते, तो कंट्रोल करने के लिए बीच में गार्ड कंट्रोलर वो लगा दें, वो तुम्हें गाइड करते हैं, वो रोकते नहीं, उनका काम ये नहीं कि रोकना, वो बस ये ध्यान रखते हैं कि तुम वहां पहुंच जाओ। कुछ एक बच्चे उनको अपनी प्रॉब्लम बता देते, सर दुख रहा है या तबीयत खराब है, तो ठीक है, लिमिटेड अमाउंट, यानी ग्रिड भी कुछ इलेक्ट्रॉन लेगी बट लिमिटेड अमाउंट, इतने नहीं कि वहां तक पहुंचने वाले कम हो। क्लियर? अब ये जो डिवाइस बन गया इसको क्या बोलेंगे? ट्रायोड, तीन इलेक्ट्रोड आ गए, कैथोड, एनोड एंड ग्रिड, इसको बोलेंगे ट्रायोड वाल्व। ऐसे कहीं 4 इलेक्ट्रोड लगा रहे तो टेट्रोड, 5 लगा रहे तो पेंटोड। ये सब पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑब्सोलीट हो गए, वैक्यूम में कंट्रोल कर रहे थे। वैक्यूम में कंट्रोल करने में बेसिक प्रॉब्लम ये थी, एक तो डिसएडवांटेज ये था कि कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, फिर टाइम लैग आता था, जब तक कैथोड गर्म नहीं होगी तब तक काम शुरू नहीं होगा, पहले कैथोड गर्म होगी, फिर पावर एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती थी, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइसेस से गर्म करेंगे, हीट डेवलप होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होगी। तो बेटर ऑप्शन 1948 के आसपास हमको मिला, 1940s में डायोड वाल्व जो था उसको रिप्लेस कर दिया पीएन जंक्शन डायोड में, और ट्रायोड वाल्व उसको रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर में। हमने इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने बेटर समझा किसमें? क्रिस्टल लैटिस में, बजाय वैक्यूम में कंट्रोल करने के हमें ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन कहां पर मिली? क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस भी किसका चूज किया हमने? सेमीकंडक्टर। हमारे पास अवेलेबल था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इन तीनों में से हमने प्रेफरेंस दी सेमीकंडक्टर। तो वो समझना है क्यों, यानी तुमने क्रिकेट का मैदान चुना, पिच चुना, तो कौन सा पिच चुना, क्यों, तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम समझेंगे। तुम ऐसे सोच कर देख सकते हो, एक चिड़िया जिसको इस कमरे में छोड़ दिया जाए, अब वापस पकड़ना, उसको पिंजरे में डालना, ये कंट्रोल बेटर होगा या पिंजरे के अंदर ही पकड़ना बेटर और कंट्रोल मिलेगा? तो ये भी ऐसे ही है कि वैक्यूम में कंट्रोल करना इलेक्ट्रॉन को, उसमें इतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता जितना कि इलेक्ट्रॉन जहां होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, वहीं कंट्रोल करना उसमें बेटर कंट्रोल मिलता। तो हमने चुना सेमीकंडक्टर। क्यों? उसको डिस्कस करें। तो उसको तुम ऐसे समझ सकते हो, पहले हम थोड़ा सा स्टडी करें, पिच को स्टडी करें। पिच में जैसे मान लो बॉलर देखता है अपने लिए सपोर्टिंग थिंग्स, फेवरेबल थिंग्स की बॉल स्विंग होगी कि नहीं होगी, फास्ट बॉल फेंक सकते नहीं फेंक सकते, बाउंस होगी या क्या होगी। बैट्समैन अपने लिए फेवरेबल थिंग्स देखता है, तो अकॉर्डिंगली सारे फैक्टर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर में? सॉलिड, जहां पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग सॉलिड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है केमिस्ट्री के साथ, तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सॉलिड में सिंपली तुम एक लाइन लिखोगे, these are characterized by their definite shape, size and volume. These are characterized by their definite shape, size and volume. Subheading types.
मेनली सॉलिड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरी? एक तो है क्रिस्टलाइन, दूसरी एमोर्फस। तो टाइप्स में फर्स्ट क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में डैश लगा के एक लाइन लिख दोगे। These have regular, repeated, 3D, three-dimensional, 3D, geometric pattern, regular, repeated, 3D geometric pattern। एक यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल को बार बार रिपीट कर करके हम क्या बना लेते हैं? पूरा क्रिस्टल। सेकेंड एमोर्फस और ग्लासी। एमोर्फस और ग्लासी, इसमें डैश लगा के लिखोगे these have layered structure, these have LAYERED layered structure। इनके एग्जांपल्स तुमको क्लियर होने चाहिए। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल शुगर, डायमंड, रॉक सॉल्ट। क्या होता है रॉक सॉल्ट? काला नमक, सेंधा नमक, ये क्या है? रॉक सॉल्ट। और सी सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट। क्या अंतर है? इन सबकी इमेज होनी चाहिए माइंड में। सबका फायदा नुकसान पता होना चाहिए, फिर तुम्हारी मर्जी जैसे इस्तेमाल करो। नुकसान तुम्हें फेवरेबल लग रहा है तो ठीक है, नुकसान उठाओ। फायदा उठाना है तो फायदा उठाओ, पर पता सब होना चाहिए। मान लो तुम कोको कोला पी रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा। तो अगर तुम NaCl यूज कर रहे हो तो उससे ये नुकसान होता है कि NaCl जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी से। तुमने ऑब्जर्व किया जब भी कोई नमकीन चीज खाओगे तो प्यास लगती है। मान लो पानी पी लिया तो ठीक है, कंपेंसेट हो गया। पानी नहीं पी पाए, सिचुएशन ऐसी है, तो सीधे गला खराब होता है। रीजन वाटर एब्जॉर्ब हो गया सेल्स का, और वो सेल्स सूख रही है, उसमें इन्फेक्शन या इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, गला खराब। पर रॉक सॉल्ट अगर यूज कर रहे हो नमकीन करने के लिए चीजों, यानी नमकीन बनाने में हम रॉक सॉल्ट यूज करते, सेंधा नमक। घर में जो खाना बना रहे हैं उसमें सी सॉल्ट के बजाय रॉक सॉल्ट अगर यूज करें, इट इज बेनिफिशियल। मैंने सिर्फ जानकारी दी है, मर्जी तुम्हारी। तुम बोलो कि आपके घर में यूज होता है, तो देखो हमारे घर में मैं खाना बनाऊं तो मैं यूज कर सकता हूं, पर मैं दूसरों को कंपेल नहीं कर सकता, किसी दूसरे व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बता सकता हूं कि देखो इसमें ये फायदा है, इसमें ये नुकसान है। तो अगर हम रॉक सॉल्ट यूज करते हैं देन इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। हड्डियों को गलाता नहीं है, NaCl गलाता। ठीक, ज्यादा नमक खाना अगर NaCl खा रहे तो नुकसान करेगा, और रॉक सॉल्ट नहीं करेगा। काला नमक, सेंधा नमक, इसका प्रयोग रसोई में भरपूर कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट कैसा है? क्रिस्टलाइन है। सी सॉल्ट भी कैसा है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल नमक के डले। एमोर्फस कौन से हैं? एमोर्फस या ग्लासी है, उसमें ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट की एक इमेज होनी चाहिए कि बहुत बड़ी हैवी मशीनरी, और उसमें लुब्रिकेंट की तरह यूज कर रहे हैं हम ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फिसल जाती है, तो किसका काम करेगा? लुब्रिकेशन का। तो लुब्रिकेंट भी हैवीनेस के हिसाब से यूज किया जाता है। जैसे अगर तुमने सिलाई मशीन में गियर ऑयल डाल दिया, अगर लुब्रिकेशन के लिए, सिलाई मशीन बहुत आवाज कर रही थी, तुमने डाल दिया गियर ऑयल जो गाड़ी में काम में लेते हैं, तो और भारी चलने लगेगी, क्योंकि ये उसके हिसाब से हैवी लुब्रिकेंट है। तो सिलाई मशीन में लुब्रिकेंट क्या डालते हैं? पतला करके। गियर ऑयल डालना तो उसमें केरोसिन मिला के डालना। ऐसे ही बहुत हैवी मशीनरी होगी तो वहां ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट काम नहीं करेंगे, वहां पर कैसा लुब्रिकेंट चाहिए? सॉलिड लुब्रिकेंट। और ग्रेफाइट यूज होता है क्योंकि उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट की इमेज सेट हो गई तुम्हारे माइंड में। फिर ग्लास की बात करें, ग्लासी नाम हमने दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि ग्लास को हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। समय के साथ कांच बहता है, वो भी लेयर्स की फॉर्म में है, और उसका प्रूफ हमें मिला है कि पुराने गिरजाघरों में, चर्च में जो कांच की खिड़कियां लगी हुई थी, उनको जब नापा गया कई सालों बाद, तो नीचे से तो मोटी मिली और ऊपर से पतली। तो क्लियरिटी होनी चाहिए क्रिस्टलाइन क्या है, एमोर्फस क्या है।
फिर तुम्हें इनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो बीच में एक लाइन की जो दो कॉलम बनाओ, एक साइड लिखो क्रिस्टलाइन, दूसरी साइड लिखो अमॉर्फस। 3-4 डिफरेंस हमको आने चाहिए। पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन वाली साइड में एक डिफरेंस तो हम डेफिनेशन वाला लिख देंगे। क्वेश्चन फिजिक्स में भी आ जाता है, क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ जाता है। क्रिस्टलाइन वाली साइड में लिखोगे these have regular repeated 3D geometric pattern. These have regular repeated 3D geometric pattern. Amorphous वाली साइड में लिखोगे these have layered structure. These have layered structure. दूसरा पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं इनमें प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं। तुम्हारे हाथ से कोई क्रिस्टल गिरा, सपोज कोई पेपर वेट है वो बना हुआ है कैल्साइट क्रिस्टल से, तो क्या हो गया? क्रिस्टलाइन हो गया। वो गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, 4-5 बार उछला, एकदम साबुत का साबुत। तुम्हारा छोटा भाई उसके हाथ से गिरा और किसी ऐसे एंगल पर गिरा कि एक बार गिरते ही पूरा चकनाचूर हो। यानी एक डायरेक्शन में उस क्रिस्टल में स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग है और दूसरी डायरेक्शन में अलग है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। कैल्साइट मैंने जानबूझ के नाम लिया जिससे कि इसको तुम लिंक कर सको। किससे लिंक करोगे? पोलराइजेशन से। कैल्साइट क्रिस्टल को अगर मैं एक शाही के धब्बे के ऊपर रखता हूं तो मुझे एक नहीं 2 धब्बे दिखते हैं, बिकॉज कैल्साइट क्रिस्टल में स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं बाइरेफ्रेंजेंस या डबल रिफ्रैक्शन। जो एक लाइट बीम आ रही है, ये इस लाइट बीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन एक बीम ले जाती है, दूसरी डायरेक्शन के वाइब्रेशन दूसरी बीम ले जाती है, तो हमें 2 पोलराइज्ड बीम मिलती है। एक बीम कन्वर्ट हो जाती है 2 पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये किसकी वजह से? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि एक बीम में वाइब्रेशन अगर ऐसे थे तो दूसरी बीम में वाइब्रेशन ऐसे थे, उधर जा रही। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक प्रोनाउंसिएशन। तो क्रिस्टलाइन वाली साइड में लिखोगे दीज आर एनिसोट्रॉपिक, ANISOTROPIC, anisotropic, that is I dot E dot, that is have different properties। कौन सी प्रॉपर्टीज? ब्रैकेट में लिखोगे थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ब्रैकेट थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, along different directions, अलग अलग डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। एमोर्फस में these are isotropic, that is I dot E dot, have same properties along different directions, एक और पॉइंट हमें लिखना है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करते ही पूरा का पूरा क्रिस्टल पिघल जाता है। तो क्रिस्टलाइन में लिखोगे these have sharp melting points, क्यों होते हैं वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज the bonds are of equal strength। उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो सभी बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के होते हैं। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करते सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। एमोर्फस में लिखोगे
these melt in a range, एक रेंज में पिघलते हैं, these melt in a range because the bonds are of varying strength, bonds are of varying strength, इनमें जो bonds होते हैं उनकी strength अलग अलग होती है। तो पहले वो बॉन्ड ब्रेक होंगे जो कमजोर है, फिर बाद में टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अब ये अभी तक तो एक सेंटेंस है, जहां कहीं तुम कोई इमेज एसोसिएट कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, वहां तुम्हें पढ़ते वक्त हर जगह, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स है, तो कोई और सब्जेक्ट है, एक इमेज एसोसिएट कर देनी चाहिए जिससे परमानेंट हो जाता, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अभी तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं, इसके साथ मैं एक इमेज लिंक कर रहा हूं, और वो इमेज लिंक होने के बाद तुम्हें जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद हो जाएगी जो कि क्रिस्टलाइन एमोर्फस है। इमेजिन करो गैस चूल्हा 2 बर्नर वाला, परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने माँ के सामने फरमाइश रखी उसे गुड़ का हलवा खाना है, दूसरे बच्चे ने फरमाइश रखी उसे शक्कर का हलवा खाना है। अब माताजी को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही हलवे बनाने होंगे, क्योंकि कोई सा एक बनाया तो दूसरा वाला बोलेगा आप उसको फेवर करते। तो मम्मी ने जो है 2 कढ़ाइयां चढ़ाई, अब दोनों कढ़ाई में पानी डाला, पहले चाशनी बना रही है सपोज, एक में गुड़ डाला, एक में शक्कर डाला। अब तुम विजुअलाइज कर रहे हो, पिक्चर चल रही है ना, क्लासरूम नहीं, पिक्चर चल रही है, तुम इमेज विजुअलाइज कर रहे हो। गैस चल रही है दोनों के नीचे, शक्कर वाली कढ़ाई में तुमने क्या ऑब्जर्व किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच करते ही शक्कर दिखाई देना बंद, एक भी दाना नहीं दिख रहा है। और गुड़ वाली कढ़ाई में लास्ट तक भी गुड़ गलते 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 लास्ट में भी छोटी सी डली रह जाती है, जिसको बाद में चम्मच से दबाकर पीसना पड़ता है। गुड़ एमोर्फस, शक्कर। तो ये हमने पढ़ लिया सॉलिड 2 तरह के, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। हमारा इंटरेस्ट है कंडक्शन करवाना है हमको, इलेक्ट्रॉन चलाने हैं उसमें, तो इलेक्ट्रॉन चलाने हैं तो कंडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखोगे अलग से, जगह छोड़कर कुछ 1-2 लाइन छोड़ दो, फिर लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, comma solids are classified as, solids are classified as dash, first conductor। हम जानते हैं कंडक्टर सब जो मेटल्स है वो सब कंडक्टर हैं, एंड दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज इनके पास फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए चार्ज कैरियर अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है तुम्हें आइडिया होना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने पढ़ा था n इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है, इनके पास 28 पर मीटर क्यूब। अगर तुम्हें डेटा याद है, ये तुम्हारी उपलब्धि है, इस पे तुम खुश हो सकते हो, गर्व कर सकते हो कि हमें ये याद हो गया। तुम में से कई बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, रोना मुंह बना लेते हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, उसको तो आता है, दूसरे दोस्त ने मान लो डेटा बताया, उसको तो आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, डिप्रेशन। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें आती हैं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, A1 बैच वाले बच्चों को नहीं आती, A स्टार वालों को नहीं आती, तुम्हें आती है, तो तुम इस पे गर्व कर सकते हो कि हाँ हमें आता है, याद हो गया हमको। और ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल के याद की जाती चीजें। तुम सोचो 1 घंटे में पूरा फिजिक्स तुमको आ जाए जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है, नॉट पॉसिबल। एक लंबा प्रोसेस है, प्रोसेस को सही सही फॉलो करोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें याद भी आ जाएंगी जो तुमने पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो समझ में भी आ जाएगी जब पहली बार पढ़ो। पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो n इस ऑर्डर का है इसमें कंडक्टर में, इतने ही सारे, बहुत सारे। कैसे पता चलेगा बहुत सारे? जब कंपेयर करेंगे दूसरों से तब पता चलेगा। दूसरा हमारे पास चॉइस क्या है? इंसुलेटर। कंडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर।
n इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, होते ही नहीं बेचारे इंसुलेटर के पास कोई चार्ज कैरियर ही नहीं, 10 की पावर 0 लिख देता हूं। 10 की पावर 0 बताता है कि एक तो है 1 का ऑर्डर, 10 की पावर 0 का मतलब 0 ऑर्डर में भी क्या हो गया, कोई भी क्वांटिटी की पावर 0 यानी 1, नेग्लिजिबल, बहुत कम है तो कोई कंडक्शन ये नहीं करा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा हमारे पास है इन दोनों के बीच का सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के पास n किस ऑर्डर का होता है, 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, इस ऑर्डर का, वो भी कब, रूम टेम्परेचर पर। अगर हम बात करें 0 केल्विन तो कुछ नहीं होता इसके पास। एट वेरी लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर इट बिहेव्स एज कंडक्टर, एंड अराउंड एट रूम टेम्परेचर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, इससे तो बहुत कम है और इससे बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा खेल के 3 मैदान अवेलेबल है, क्रिकेट जाके खेलना था, यहाँ पहले से कुछ लोग खेल रहे हैं, पिच तो अच्छा है, पहले से कुछ लोग खेल रहे हैं, दर्शक भी हैं। यहां पर फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस मैदान में खेलने के लिए खिलाड़ी तैयार नहीं। तुम खेलना चाहते हो, तुम अकेले तो नहीं खेल सकते, चलो ठीक है, तुमने अपने दोस्त को फोर्सफुली तैयार कर लिया, एक बैट एक बॉल है, एक बैट्समैन बन गया, बॉलर बन गया, और इस मैदान में खेलोगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी थक जाओगे, सब जगह तुम्हें पिटना पड़ेगा, उधर भी बॉल लेके आनी, उधर भी बॉल लेके आनी, उधर भी बॉल लेके आनी, जहां भी जाएंगे, क्योंकि फील्डर अवेलेबल नहीं है, और मजा भी नहीं आएगा, कोई दर्शक भी नहीं, ठीक है, तो तुम्हारी उपलब्धियों को देखने वाला वहां कोई नहीं, तो ये इंसुलेटर रिजेक्ट कर दिया। अभी हमारे पास बचा कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो हम देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम कंडक्शन कराना चाहते हैं, टीवी बनाना चाहते हैं, टेलीफोन बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो चार्ज कैरियर डेंसिटी हमको चाहिए एन रिक्वायर्ड, हमारे रिक्वायरमेंट हमें चाहिए 10^22 पर मीटर क्यूब, इस ऑर्डर की। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। अगर हम इस पिच पे खेलने जाएं तो पूरे टाइम एक डर लगा रहेगा कि उधर से बॉल आगे नहीं लग जाए, उधर से बॉल आगे नहीं लग जाए। जो बैटिंग कर रहा है वो भी डरेगा, जो बॉल फेंक रहा है वो भी डरेगा, और जो फील्डिंग कर रहा है वो भी डरेगा कि दूसरे लोग जो खेल रहे हैं उनकी बॉल आकर नहीं लग जाए। बहुत भीड़ है, कंट्रोल इज पुअर। तो कंडक्टर रिजेक्ट कर दिया, यहां पे कंट्रोल नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इतने सारे हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। 10 की पावर 28 से 10 की पावर 22 पर जाना पॉसिबल नहीं। हाँ, 10 की पावर 16 से 10 की पावर 22 जा। ये वाला पिच अच्छा है, खिलाड़ी भी तैयार है सारे, दर्शक भी अप्रोप्रिएट है, दर्शक बढ़ाए जा सकते हैं, है ना? एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला के दर्शक बढ़ाया जा सकते, वहां पे कुछ खाने पीने की चीज फ्रीली अवेलेबल करा दी जाए तो दर्शक बढ़ाएंगे। तो 10 की पावर 16 से 10 की पावर 22 तक ले जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं, पर टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल नहीं है। रीजन सोच के देखो, एक मोबाइल फोन जिस पे तुम बात कर रहे हो और वो रेड हॉट हो रहा है क्योंकि उसको काम करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो ये फेवरेबल है। तो दूसरा तरीका हमने सोचा कि हम 10 की पावर 16 से 22 तक कैसे जाएंगे, इंप्योरिटी मिक्स करके जाएंगे। डोपिंग, जैसे खिलाड़ी क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, फिर उनका डोप टेस्ट होता है, वही वाली डोपिंग है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के। तो यहां पर हम इसमें इंप्योरिटी मिक्स कर दें अगर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट, तो क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ा सकते हैं अप टू रिक्वायर्ड लेवल। तो हमने चुन लिया सेमीकंडक्टर, इज द राइट चॉइस। इसमें हम कंट्रोल करना पसंद करेंगे इलेक्ट्रॉन। फील्ड मिल गया, अब खेल लेंगे, अब खेलने की तैयारी करेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो
सेमीकंडक्टर को हमने, अब सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर निरीक्षण करते हैं पिच का, अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की क्या सिचुएशन है। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, वो हमको तैयार है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। और सॉलिड्स में भी पर्टिकुलर हम सेमीकंडक्टर लेंगे और सेमीकंडक्टर में पर्टिकुलर सिलिकॉन का एग्जांपल लेने वाले हैं। तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन तुम प्रिपेयर करने वाले हो इस चैप्टर में पहला। बाकी सब अभी जो बताया वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि जिससे चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको ऐसे समझो, जब तक एटम अकेला है, इंडिविजुअल एटम, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं sp,d,f के अंदर अलाइन अच्छे से। जब तक क्लास में भीड़ नहीं है, तुम बैठे हो बेंच पे, तुमने अच्छे से हाथ पैर फैलाए हुए हैं, बैग रखा हुआ है, कॉपी रखी, प्रॉपर जगह मिल रही है लिखने के लिए, कहीं टक्कर नहीं होती। पर जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो बहुत सारे एटम पास आते हैं, पास आकर क्रिस्टल बनाते हैं। जब बहुत सारे बच्चों को पढ़ना है तो क्लासरूम क्लोजली पैक हो जाएगा, अब इंटरेक्शन होगा, तुम अपना हाथ रखने के लिए जगह बनाने की कोशिश करोगे, दूसरा वाला अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अब इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे होता है, जब एटम्स पास आते हैं तो उनके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में इंटरेक्शन होगा, इनर मोस्ट में नहीं होगा, तुम्हारा हाथ टकराएगा, फेफड़ा नहीं टकराएगा, तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में इंटरेक्शन होने के बाद ये लेवल मिलकर बंच बनाते हैं, उस लेवल्स के बंच को हम बोलते हैं बैंड, एनर्जी बैंड। तो उसमें 2 तरह के बैंड हमें स्टडी करने हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, उनकी एनर्जी वहां पर मिलेगी, और जहां कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो ये एनर्जी बैंड फॉर्मेशन कैसे होगी, तो थ्योरी लिखोगे इसमें, एन इंडिविजुअल एटम has well defined energy levels. An individual atom has well defined energy levels, but when two or more atoms come close together to form a crystal, then their outermost energy levels interact with each other, and band formation take place. Band की स्पेलिंग BAND. Band formation take place as described below. तो जब तक एटम अकेला था, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल से, अब क्रिस्टल में बहुत सारे एटम आए, बैंड फॉर्मेशन। कैसे, हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन एटम का। मान लो कैपिटल N सिलिकॉन एटम मिलकर एक क्रिस्टल बना, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे, टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन लिखा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आना चाहिए, डैश लगाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि है 14। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 10 तो यहां खत्म हो गए, 3s2 बचे 2, 3p2 यानी p में 4 खाली रह गए, s पूरा भर गया। थर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो भी इंटरेक्शन होना है वो किसमें होना है, थर्ड में। तो अगर मैं
n सिलिकॉन एटम लेता हूं, n सिलिकॉन एटम में आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स कितने होंगे? ये देखो s के अंदर 2, p के अंदर 2 भरे हुए, 4 खाली, तो कुल मिलाकर थर्ड में 4 भरे हुए और 4 खाली, तो n एटम में टोटल 8n, जिसमें से 4n तो फिल्ड है और 4n एम्प्टी। क्लियर? जो भी इंटरेक्शन होना है इनमें हो, जो भी बैंड बनने हैं वो सब इनसे बने। तो ये लिखने के बाद हम आगे देखो, मैंने लिखा टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉमा लेट कैपिटल N सिलिकॉन एटम, कैपिटल N सिलिकॉन पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा ही सिंपल यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी सिंपल। कॉपर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, Cu, जहां पर भी कोई एलिमेंट का नाम आता है एल्यूमिनियम सिंपल यूज करो, Al। तो मैंने लिखा लेट N सिलिकॉन एटम come close together to form a crystal, come close together to form a crystal, then their energy levels get modified, as shown करके डैश लगा दो, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना है तुम्हें, कम से कम आधे पेज पर, हाफ ऑफ द पेज यूटिलाइज करो। y एक्सिस पर एनर्जी, x एक्सिस पर स्मॉल r क्या है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, दो एटम के बीच की दूरी, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। क्रिस्टल में दो एटम के बीच जो दूरी होती है किस ऑर्डर की होती है तुम्हें पता होना चाहिए। ब्रैग लॉ के डिस्क्रिप्शन में तुमने पढ़ा, डेविसन जर्मन में पढ़ा, 0.91 एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की होती है। ब्रैग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन का, वो इसलिए सक्सेसफुल रहा था क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की, और क्रिस्टल में दो एटम के बीच की दूरी जो स्लिट का काम कर रही थी डिफ्रैक्शन होने के लिए, वो भी एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग r। शुरू में ये दूरी ज्यादा है, हम 4 डिफरेंट लेवल यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। शुरू में जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, दैट ग्रेट डिस्टेंस इज d, बड़ी दूरी, अभी दूर है, एटम्स अभी दूर है। अब इनको हम धकेल के पास ला, डिस्टेंस कम होकर रह गई c, और पास ला रहे, डिस्टेंस कम होकर रह गई b, और कंप्रेस कर रहे हैं। वास्तव में किसी क्रिस्टल में डिफरेंट एटम्स जितनी डिस्टेंस पर होते हैं, एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग दैट इज a, एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग a। अगर मैं इससे लिंक तुम्हें पुरानी बात याद दिलाऊं जो तुमने पढ़ी थी, तुमने पढ़े थे कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इंटर एटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर, दो एटम के बीच लगने वाला इंटर एटॉमिक। जब एटम्स को पास लाते हैं, डिस्टेंस जैसे से कम होती है, वहां पर तुमने एनर्जी का ग्राफ भी खींचा था, फोर्स का ग्राफ भी खींचा था। फोर्स की बात करूं तो शुरू में अट्रैक्शन का फोर्स या अट्रैक्शन बढ़ता है जब पास लाते हैं, क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। फोर्स यहां पर होता है 0, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, और उसके बाद रिपल्सिव हो जाता है। याद आएगा? इंटरएटॉमिक का भी यही था, इंटरमॉलिक्यूलर का भी यही, और इंटरन्यूक्लियर का भी यही। दो न्यूक्लियर के बीच की दूरी अगर कम करो तो न्यूक्लियर फोर्स का जो वेरिएशन होता है डिस्टेंस के साथ, वो पूछा जाता है एग्जाम में 12th में, वैसे होता है, दो न्यूक्लियस को पास लाना। और फिर इसके बेसिस पर F = -du/dr लगाकर हमने एनर्जी का वेरिएशन प्लॉट किया था। उसमें और इस ग्राफ में क्या अंतर आता है, ये जहां 0 हो जाता है फोर्स है अगर, तो एनर्जी यहां पर नेगेटिव में मैक्सिमम होती है। जब फोर्स 0 हो जाता है तो एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम
मैक्सिमम। क्यों? एनर्जी अगर नेगेटिव में मैक्सिमम है यानी एनर्जी मिनिमम है। नेगेटिव में मैक्सिमम का मतलब मिनिमम। मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। तुमको 1 घंटा फुटबॉल खिला दिया, अच्छे से थका दिया, एनर्जी तुम्हारी चलेगी नेगेटिव में। अब तुम घर पे जाके पसर जाओगे, तुमसे बोले कोई काम करो तो एनर्जी नहीं है, तो बोलोगे पहले हलवा खिलाओ, नाश्ता, चाय नाश्ता, उसके बाद तो एनर्जी नेगेटिव, सिस्टम बिकम स्टेबल। तो ये ग्राफ जो है इसके जैसा ही कुछ यहां मिलने वाला है। दिस पैटर्न विल बी फॉलो। इसका कुछ पार्ट हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखो, शुरू में जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे उसको हम कम करके a तक ले आए, जो इनर लेवल्स हैं इनमें कोई इंटरेक्शन होने वाला नहीं है, तो इनकी एनर्जी तो इंटैक्ट जैसी है वैसी रहेगी। ये हुआ 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया उससे हायर एनर्जी पर 2p6, और उसके बाद बात करें 3s2 3p2 की, तो इनमें भी अप टू डिस्टेंस c देयर इज नो विजिबल इंटरेक्शन। बनाते चलो, इंतजार मत करो। 3s2 3p2, जब तक डिस्टेंस c है तब तक कोई विजिबल इंटरेक्शन, दिखाई देने योग्य इंटरेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। देयर इज नो विजिबल इंटरेक्शन। इनके बीच एनर्जी गैप ऐसा का ऐसा है, पर जब डिस्टेंस को हम और कम करते हैं तो ये एनर्जी गैप डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब हम C से B तक जाते हैं एनर्जी गैप डिक्रीजेस, B तक आते आते एनर्जी गैप डिसअपीयर हो जाता है, दिखाई देना बंद, एनर्जी गैप खत्म। लेवल्स स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। 3s2 के और 3s और 3p के लेवल स्प्लिट हो गए। पर जब हम एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पर पहुंच रहे होते हैं, ग्राफ बनाने का लॉजिकल सीक्वेंस समझना, एनर्जी गैप रीइंट्रोड्यूस होता है। पैटर्न पे गौर करो, ये जो पैटर्न है ये किसको मैच कर रहा है? इसको मैच कर रहा है। एनसीईआरटी में देखोगे तो इससे और आगे तक बनाया हुआ है, पर हमारा कंसर्न सिर्फ यहीं तक है, इधर और ये इधर। ये पर्टिकुलर टिपिकल ग्राफ है, इसको समझा रहा हूं अभी मैं कैसे ये बनाया है। ऐसे समझो, up to distance c there is no visible interaction, after distance c डिस्टेंस और कम करते हैं तो ऐसे 8n लेवल है, वो 8n लेवल स्प्लिट होना शुरू होते हैं, फैल रहे हैं, यहां से लाइन निकली, यहां से लाइन निकली, n एटम्स के लेवल वो स्प्लिट हो फैल रहे, इतना फैले कि बीच का एनर्जी गैप खत्म हो गया, डिस्टेंस b पर एनर्जी गैप खत्म। अब यहां वो सारे 8n लेवल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि तुम पहचान नहीं सकते कौन सा s का कौन सा p का, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और जब डिस्टेंस को और कम किया तो जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जो भरे हुए थे वो सेटल हो गए नीचे, और यहां इन्होंने एक बैंड बना लिया और उस बैंड को हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड। ये भरा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो खाली थे जिनके पास कुछ नहीं था पकड़, वो सेपरेट हो गए, उनकी एनर्जी ज्यादा, कहीं भी जा सकते, तो ये सेपरेट हो गए, इन्होंने बना लिया कंडक्शन बैंड, और बीच में एनर्जी गैप रीइंट्रोड्यूस हो गया, जो खत्म हो गया था एनर्जी गैप वापस से आ गया। इस गैप को हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिलिकॉन के लिए पर्टिकुलर इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें ध्यान रखना है, चाहे वो वर्क फंक्शन हो, चाहे फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन सबको कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट तो जूल है, पर हम इनको एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी ये यहां जो तुम्हें दिख रहा है इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये पूरे प्रोसेस को हमें लिखना है 4 पॉइंट में डिवाइड कर कि कब क्या होगा। ग्राफ बनाने के बाद तुम लैंग्वेज लिख सकते हो। From above graph it is clear that
from above graph, it is clear that dash first point at small r equal to d, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, small r equal to d, comma, there is no interaction between any of the energy levels. There is no interaction between के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करो B oblique W, between any of the energy levels. Second point, at small r equal to c, जब डिस्टेंस कम करके हम c के बराबर करते हैं, at small r equal to c, comma, there is no visible interaction, कोई visible interaction नहीं दिखाई दे रहा है, there is no visible interaction between outermost energy levels, between outermost energy levels. इसी में कंटिन्यू करोगे इसी पॉइंट में, but with further decrease in distance, comma, the energy gap between 3s and 3p, energy gap between 3s and 3p start decreasing, घटना शुरू, energy gap between 3s and 3p start decreasing, full stop. तीसरा पॉइंट, at small r equal to b, all the energy levels of 3s and 3p, at small r equal to b, comma, all the energy levels of 3s and 3p get distributed uniformly, such that we can't distinguish between them. हम अंतर नहीं कर सकते, कौन सा S का कौन सा P का नहीं बता सकते, घुल मिल गए। इसके लिए मैं एग्जांपल दिया करता हूं, जैसे पहले कभी संयुक्त परिवार हुआ करते थे, हवेलियां हुआ करती थी गांव में, वहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे, सारे बच्चों को एक साथ खेलने का मौका मिलता था। आज भी तुम कई घरों में देखो जहां पर चाचा जी ताऊ जी सब लोग मिलके रहते हैं, और उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलने के लिए साथी अवेलेबल है, तो सारे बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। और बाहर गांव से कोई रिश्तेदार आया, अब उसको बड़ी मुश्किल है पहचानने में कौन सा बच्चा किसका, वो जिसका रिलेटिव है, मान लो चाचा जी का रिलेटिव, पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा बच्चा चाचा जी का है उस झुंड में। तो इसी तरह से यहाँ पे सिचुएशन, कौन सा एस का कौन सा पी का हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सबकी शक्लें मिलती जुलती हो। पर जब टीवी आ गया, टेलीविजन आने के बाद, एकता कपूर के सीरियल आने के बाद, मन में अब शक पैदा हुआ, सब सोचने लगे हाँ वो हमारे लिए षड्यंत्र कर रहा है, वो हमारे लिए षड्यंत्र कर रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मतभेद आ गया दिमाग में, शक का बीज। तो जिनके पास पैसा था, मान लो 8 भाई साथ मिलकर रहते थे, तो वो 4 भाई जिनके पास पैसा था वो अलग हो गए, उन्होंने बीच में दीवार खींच दी। जो 4 भाई फक्कड़ थे जिनके पास कम पैसा था वो अलग हो गए, बैलेंस बैंड कंडक्शन। जो सांझा चूल्हा था वो स्प्लिट हो गया। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ट्रेजेडी आ गई। कहां पे? पिक्चर में ट्रेजेडी आ गई, फील होता है, महसूस होता है। एट स्मॉल r इक्वल टू a, ब्रैकेट में एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, वास्तव में किसी क्रिस्टल में 2 एटम के बीच कितनी ही दूरी होती है, एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ब्रैकेट क्लोज। The 4n filled energy levels, the 4n filled energy levels settle down
settle down and form valence band, while 4n empty levels, empty levels get separated by forbidden energy gap, and forms conduction band, full stop. तो इस तरह से तुमने देखा बैंड फॉर्मेशन हुई। ये एनर्जी की सिचुएशन हमें पता चल गई, इससे आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करें।